हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट वन वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट वन वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हम फंक्शन की बात करें तो पिछले चैप्टर में हम लोग फंक्शन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अब रही बात त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति के बारे में भी हम लोग क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़े थे। त्रिकोणमिति यानी कि ट्राइगोनोमेट्री। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें प्रकाश डाल लेते हैं क्लास 10th वाले चीजों पे और फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ट्राइगोनोमेट्री यह तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? तो ट्राई, ट्राई का मतलब होता है थ्री यानी कि तीन, अच्छा, गोनो 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 का मतलब होता है एंगल यानी कि कोण। और मैट्री का मतलब होता है मेजर यानी माप, यानी कि तीन कोणों की माप। अच्छा, तीन कोणों की माप की जब हम बात करेंगे तो वो किसी त्रिभुज के अंदर होगी। तो त्रिभुज के अंदर ही आपके तीन कोण पाए जाते हैं। तो हम लोग त्रिकोणमिति में क्या पढ़ते हैं? किसी त्रिभुज के कोणों और उनके भुजाओं के पारस्परिक संबंध के बारे में ही हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। किसी त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के पारस्परिक संबंध को ही हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। मैंने आपको क्लास 10 में बताया हुआ था कि हम लोग किसी समकोण त्रिभुज के अंदर, तो वो क्लास 10 तक ही सीमित था कि किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के, है ना, उनके भुजाओं और न्यून कोणों के अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति में। लेकिन यहाँ पे हम लोग बदल देंगे, हम लोग किसी भी त्रिभुज के अंदर भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी त्रिभुज और त्रिभुज के भुजाओं के पारस्परिक संबंध, हम लोग चतुर्भुज पंचभुज सारे कुछ के अंदर इसको पढ़ सकते हैं, वृत्त के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ वृत्त के अंदर या किसी चतुर्भुज वर्ग, इन सब के अंदर, उनके सबके अंदर हम लोग त्रिकोणमिति का उपयोग कर सकते हैं। अब वो कैसे उपयोग करेंगे वही हम लोग क्लास 11 में जानने वाले हैं। तो क्लास 11 में हमारी त्रिकोणमिति का विस्तार बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। हमने क्लास 10 में बस पढ़ा था कि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों और उनके भुजाओं के पारस्परिक संबंध को त्रिकोणमिति के अंदर अध्ययन किया जाता है, और इनके कोणों और भुजाओं के पारस्परिक संबंध को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात द्वारा दर्शाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात द्वारा दर्शाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो द्वारा दर्शाया जाता है। और वो त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने आपको बता रखे थे क्लास 10th में। साइन होता है जिसे शॉर्ट में SIN, साइन ऐसे लिखा जाता है। दूसरा होता है कोसाइन जिसे शॉर्ट में कॉस लिखते हैं। तीसरा होता है टेंजेंट जिसे शॉर्ट में टेन कहते हैं। अच्छा, यहां लिख देता हूं मैं। पांचवा होता है आपका, क्या हो जाएगा? कॉसेकेंट जिसे हम लोग शॉर्ट में कॉसेक कहते हैं संक्षेप में। और चौथा है नहीं, पांचवा हो जाएगा आपका सेकेंड जिसे शॉर्ट में सेक कहा जाता है। और छठा होता है कोटेंजेंट जिसे शॉर्ट में कॉट कहते हैं। तो ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, और ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को दर्शाते हैं। इनके बारे में हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे। इनसे संबंधित भी फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके थे क्लास 10 में। हम लोग ये सारा चीज पढ़े हुए हैं। वैसे तो इसके बारे में भी हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्लास 10 के जो फॉर्मूले आप देखते थे, जो मैंने प्रूफ कराया था, उन सब के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं और भी कुछ व्यापक पद हैं, जैसे इनके त्रिकोणमिति के अंदर कोण है, उनके कोण कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, उन सब चीजों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और रही बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ तो जब यह एक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पहले पढ़े हुए क्लास 10 में। अब यहाँ बात हो रही है त्रिकोणमितीय फलन की। तो जब फलन की बात आ जाएगी तो फलन का आलेख भी बनेगा, उसका प्रांत भी होगा, उसका परिसर भी होगा। तो इन सारी बातों के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय जो अनुपात है इस चैप्टर में हमें फलन के रूप में मिलेंगे। तो जब वो फलन होगा तो फलन का आलेख भी होगा, फलन का प्रांत परिसर भी होगा। तो इन सारे बातों के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन सब चीजों को मैं साबित करके आपको दिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग कुछ और संबंधित इससे त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ और परिभाषाएं हैं जिनके बारे में हम लोग, या उनसे संबंधित कुछ अन्य
कह सकते हैं नियम है, उन सब चीजों के बारे में अभी फिलहाल पढ़ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, जिसका यूज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को बनाने में करने वाले हैं। तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए भी वो हमारे एंगल्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स है। तो चलिए उनके बारे में पहले जान लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ज्यामिति में कोण, यानी कि एंगल इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आप ज्योमेट्री क्लास 10th में पढ़े हैं ना जी, 9th में पढ़े हैं, तो वहां जो कोण होते थे तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तभी हमको त्रिकोणमितीय कोण के बारे में पता चलेगा और उन दोनों में क्या फर्क है इस चीज को भी हम लोग समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्यामिति में जो कोण होते हैं उनके बारे में। एक ही आदि बिंदु वाले दो किरणों से जो आकृति बनती है उसे हम लोग कोण कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए, ठीक है, यहां पर देखिए यह आपका कोण कहलाएगा। इसका एक ही आदि बिंदु है, यह आपका एक ही आदि बिंदु है और इस पे ये दो किरणें हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक ही आदि बिंदु वाली, है ना, एक ही इंड पॉइंट, आदि बिंदु का मतलब होता है इंड पॉइंट, एक ही इंड पॉइंट वाली दो किरणों के मिलने से जो आकृति बनती है यही आपका कोण कहलाता है। यह आपका क्या है, कोण है, एंगल है, ठीक है। जिस बिंदु पर किरणें मिलती हैं उसे बिंदु का शीर्ष, उसे क्या कहते हैं, कोण का शीर्ष कहते हैं। यह कोण का शीर्ष कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। जहां पर किरणें एक दूसरे को मिलती हैं उसे हम लोग कोण का शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और किरणों को कोण की भुजाएं कहते हैं। ये दोनों, यह भुजा है, यह भुजा है, ठीक है। एक किरण कोण की प्रारंभिक भुजा और दूसरी किरण कोण की अंतिम भुजा। तो एक को हम लोग क्या कहेंगे, प्रारंभिक भुजा कहेंगे, प्रारंभिक भुजा कहेंगे, प्रारंभिक भुजा कहेंगे, और दूसरे को अंतिम भुजा कहेंगे। इसको हम लोग अंतिम भुजा कहेंगे, सॉरी, अंतिम भुजा कहेंगे, ठीक है। तो पता चल गया ज्यामिति के कोण क्या होते हैं। तो एक ही आदि बिंदु पर मिलने वाले दो किरणें जो होती है ना, उनसे बनी हुई जो आकृति है, तो यह आपका कोण कहलाएगा। और कोण पे जो दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे कोण का शीर्ष कहते हैं। और दोनों किरणों को भुजाओं के नाम से जानते हैं, एक को प्रारंभिक भुजा और दूसरे को अंतिम भुजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करें तो ज्यामिति के कोण के बारे में हम लोग देखे थे। अगर मैं इसे थीटा मानूं तो यह थीटा का मान 0 से लेकर कहां तक रहता है, 360 तक रहता है। हम लोग यही ना देखे ज्यामिति में, आप जो भी 9th 10th में पढ़े होंगे तो वहां देखेंगे कि कोई भी कोण 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, 360 होगा और 360 से छोटा होगा। इन्हीं सब के बारे में हम लोग जानते हैं। ज्यामिति के अंदर जो भी कोण होता है वह 0 से लेकर 360 तक ही होता है, ठीक है। 0 से लेकर 360 तक ही होता है। ये हम लोग पहले भी जानते थे, क्लास 9th में, क्लास 10th में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग त्रिकोणमिति की कोण की बात करें, चलिए तो बात करें त्रिकोणमिति के कोण की। तो त्रिकोणमिति में जो कोण होता है वह कैसा होता है, तो लिखे हैं कि कोण की दोनों किरणों में से एक किरण को स्थिर मानकर, देखिए आपका जो कोण बनता है उसे कोण बनाते हैं, तो यह एक किरण हम जो है इसको स्थिर मान लेते हैं और यहाँ पे आपका शीर्ष होगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे खींचू तो एक किरण को स्थिर मानकर शीर्ष के चारों ओर अंतिम भुजा के चक्कर लगाने से जो कोण बनता है, इसको मतलब चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाने से जो कोण बनेगा, ऐसे अंतिम भुजा को चक्कर लगाने से जो कोण बनेगा, इधर की ओर चाहे ऐसे भी, दोनों तरफ से चक्कर लगा सकता है। तो इस तरह से जो कोण बनेगा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग त्रिकोणमितीय कोण कहते हैं। समझ गए। तो एक भुजा स्थिर रहेगी और दूसरी घूमती रह सकती है, ठीक है, दूसरी वाली भुजा घूमती रह सकती है, ठीक है। जिसे हम लोग अंतिम भुजा कह रहे थे उसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो कोण बनेंगे वो आपके त्रिकोणमिति के कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है कि यह कोण का शीर्ष हुआ, यह प्रारंभिक भुजा या प्रारंभिक किरण कह सकते हैं, और यह आपकी हो जाएगी भ्रामक किरण। ये रोटेट करते रहती है, इसलिए रिवॉल्विंग रे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यह किरण रोटेट कर सकती है और जहां पे जाकर रुकती है उसकी वह अंतिम स्थिति कहलाएगी, और यहाँ जो कोण होते हैं वह -∞ से लेकर +∞ के बीच रहते हैं, ठीक है। -∞ से लेके +∞ के बीच रहते हैं। यानी कि हमें ये पता चला कि जो आपके ज्यामिति के कोण थे वह 0 से 360 तक होते थे, लेकिन त्रिकोणमिति के कोण -∞ से +∞ तक रहते हैं।
जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कोण बनाता हूँ, ठीक है, एक कोण बनाता हूँ, समझिए इस बात को। जैसे यहाँ पे एक कोण बनाता हूँ, मान लीजिए यह कोण जो मैंने बनाया, यह कोण बनाया 60 डिग्री का बनाया, ठीक है, 60 डिग्री का बनाया। और वही काम मैं फिर से यहाँ करता हूँ, यहाँ पे भी एक और कोण बनाता हूँ, जहां पर यह देखिए इतना पे यह 60 डिग्री का है, यह 60 डिग्री का है, और यही काम मैं एक बार इस किरण को पूरा घुमा कर और फिर दोबारा वहीं ला देता हूं, तो यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ जो कोण बनेगा, हुआ क्या यहाँ पे कि एक बार ये पूरा किरण रोटेट हुआ और फिर दोबारा यहाँ आके रुका है, तो इसमें यह 360 और प्लस ये जो 60 था वो जुड़ जाएगा, समझे ना। ये टोटल रिवॉल्व होगा एक बार तो 360 डिग्री और ये प्लस में 60 डिग्री, यानी कि अब यह कोण जो बन गया वह 420 डिग्री का बन गया। समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि भ्रामक किरण के रिवॉल्वेशन से ही ये जितना बार घूमती है उसके कारण ही यहाँ पे ज्यामिति के त्रिकोणमिति के जो कोण होते हैं यहाँ पे कहे जाते हैं कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच होते हैं, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, हमें ज्यामिति के कोण में 0 से 360 ही देखने को मिला था, लेकिन यहाँ त्रिकोणमिति के कोण माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी कि आप जो क्लास 9 में पढ़ रहे थे मैंने बताया था कि 0 से 90 डिग्री तक ही अभी हमें पढ़ना है ना, 0 से 90। लेकिन अब हमें जैसे अगर मान लीजिए आप साइन 30 का वैल्यू याद करते थे, तो अब आपसे हम साइन 150 का भी निकालना सिखवाएंगे, साइन 420 का भी हो सकता है, हर एक एंगल का हो जाएगा। अब यहाँ से ये पता चला कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात में जैसे साइन कॉसेक कॉट जो होते थे ना, उनके आप किसी भी साइन 1 डिग्री का भी वैल्यू हो सकता है, साइन 2 डिग्री का भी वैल्यू हो सकता है, साइन -5 का भी वैल्यू हो सकता है, हर एक एंगल का वैल्यू हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच। तो चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है यह चैप्टर। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे इनका ग्राफ बना देंगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे ग्राफ बना देंगे, इनका डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे, इनका आलेख कैसे दिखाकर वहां से हम लोग सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों को जानने वाले हैं। तो यहाँ हमें ये पता चल गया कि त्रिकोणमिति के कोण ज्यामिति के कोण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, क्योंकि यह कोण माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होता है और इसमें जो है रिवॉल्वेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, समझ रहे ना। तो इनके बारे में चलिए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने अभी बात किया था कि त्रिकोणमिति के कोण जो होते हैं भैया वह माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच होते हैं। अब रही बात कि प्लस में कब होगा और माइनस में कब होगा, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। कोणों के चिन्ह यानी कि साइन ऑफ एंगल प्लस में कब लेंगे और माइनस में कब लेंगे, समझिए। यहाँ पे मैंने लिखा है कि भ्रामक किरण के घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमने से जो कोण बनता है उसे धनात्मक कोण कहते हैं। कहने का मतलब यह है, यह आपका प्रारंभिक किरण हो गया और इस पे हम एक भ्रामक किरण ले रहे हैं। मान लीजिए यह भ्रामक किरण यहाँ से ऐसे घूम रही है, यहाँ से आप देखो घड़ी ऐसे घूमता है, घड़ी ऐसे घूमता है ना जी, आप देखें घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना, आप देखे हुए हैं। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ से उल्टा जा रहे हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो कोण बनेगा ना, यह आपका धनात्मक कोण बनेगा, इधर की ओर जा रहा है। तो अगर मान लीजिए 60 डिग्री का कोण है तो इसे 60 डिग्री रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक किरण के विपरीत है ना, प्रारंभिक किरण ये रहा और यह आपका भ्रामक किरण है। तो भ्रामक किरण जो है घड़ी के विपरीत सुई की तरफ ऐसे घूम रहा है। चाहे आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, हम लोग यहाँ पे इस तरह से दर्शाकर, और भ्रामक किरण ऐसे दिखा दें, इधर ये ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ जो कोण बन रहा है, यहाँ जो कोण बन रहा है, अगर हम लोग चले इस तरह से, यह दिशा को दर्शा देंगे कि यह एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए यह कोण जो मान लो ये 120 डिग्री का कोण है तो ये धनात्मक कोण कहलाएगा। और रही बात ऋणात्मक कोण की, कि घड़ी के सुई के दिशा में घूमने से जो कोण बनता है उसे ऋणात्मक कोण कहते हैं। भ्रामक किरण के घड़ी के सुई के विपरीत, घड़ी के सुई के दिशा में घूमेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक कोण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, यह भ्रामक किरण ऐसे आ रही है, ठीक है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना उस तरह से ऐसे, तो यह आपका ऋणात्मक कोण होगा। जितना भी अगर 60 डिग्री का है तो -60 लिखेंगे, समझ गया ना। तो घड़ी के सुई के दिशा में जो भ्रामक किरण रोटेट करेगी तो वहां ऋणात्मक कोण बनते हैं, और घड़ी के विपरीत सुई के दिशा में अगर भ्रामक किरण रिवॉल्व करती है तो उसे धनात्मक कोण कहते हैं। तो ध्यान रखना कि अगर क्लॉकवाइज कोई भ्रामक किरण जा रही है तो वहां कोण जो होता है
वह ऋणात्मक होता है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो वो धनात्मक कोण। ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज जाने पे यानी घड़ी जैसे घूमती है उसके उल्टा घूमेगी तो धनात्मक कोण, और घड़ी जैसे घूमता है उस तरह से अगर यहाँ पे आपकी भ्रामक किरण घूमेगी तो उसे हम लोग ऋणात्मक कोण कहते हैं। क्लियर हो गया भैया? इस तरह से जो भी कोण बनेगा वह ऋणात्मक कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ जो कोण अगर मैं इस तरह से दिखा दूं तो ये आपका ऋणात्मक कोण हो गया। अगर मैं कहूं कि यह 30 डिग्री का है, यह वाला यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है, तो इसमें यह 360 भी जुड़ जाएगा, यानी कि यह 390 डिग्री हो जाएगा माइनस का, क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए माइनस का। तो यहाँ से हमें धनात्मक और ऋणात्मक कोण में फर्क पता चल गया, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इन सारे बेसिक चीजों को आपको याद रखना होगा, तभी जाके हम लोग चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा एक और छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं वैसे, लेकिन फिर भी हम लोग बात करते हैं, चतुर्थांश, या जिसे हम लोग पाद के नाम से जानते हैं या पाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। ये आपका एक्स अक्ष हो गया, या आपका वाई अक्ष हो गया, और इनके द्वारा जो बना हुआ प्रत्येक खंड है ना यहाँ पे, ये आपके चतुर्थांश कहलाते हैं। और इसके बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग यह प्रथम पाद कहते हैं, इसे द्वितीय पाद कहते हैं, इसे तीसरा पाद कहते हैं, और इसे चौथा पाद कहते हैं। अगर मैं यहाँ एक तक के धनात्मक दिशा को, इसको हम लोग प्रारंभिक भुजा मान लें, प्रारंभिक किरण मान लें, प्रारंभिक किरण, और एक भ्रामक किरण हम लोग ले लेते हैं, एक भ्रामक किरण, तो यह भ्रामक किरण यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे घूमकर ऐसे रोटेट कर सकती है ना। तो इस तरह से यहाँ पर घूम रही है यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो यहाँ पे जो कोण होंगे वो धनात्मक होंगे, यहाँ पे जो कोण होंगे वो धनात्मक होंगे, क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। तो जब एंटी क्लॉकवाइज इसमें जाएंगे तो ये आपका प्रथम पाद हुआ, तो प्रथम पाद में जो कोण होता है वह 0 से 90 तक के होगा। देख लो यहाँ 0 से लेकर 90 तक में होगा, और अगर यही धनात्मक कोण के दिशा में ही चले यानी एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं तो यह आपका 90 से 180 तक का हो जाएगा, इसमें आएगा द्वितीय पाद में। तो तीसरे पाद में आपका 180 से 270 तक में हो जाएगा, और यहाँ 270 से 360 धनात्मक कोण ही होंगे। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, यही हम क्लॉकवाइज घूमे, यानी कि अगर इसे हम लोग प्रारंभिक किरण लेके और ये भ्रामक किरण क्लॉकवाइज घुमाई जाए तब क्या होगा। तो चलिए उसको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मैं उसको यहाँ पे दर्शा देता हूँ और समझा देता हूँ। एक्स डैश वाई, ये आपका प्रारंभिक किरण है, ठीक है, और भ्रामक किरण जो है क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करता है इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से आ रहा है, ठीक है, तो इधर की ओर आ रहा है, तो ये जो पहला पाद होगा इसमें जो कोण आएंगे वह 0 से -90 तक। यहाँ पर क्या होंगे, तो यहाँ से देखो आपका हो जाएगा -90 से -180 तक, इसमें -180 से -270 तक, और -270 से -360 तक के कोण इस पहले पाद में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यह जो है ऋणात्मक कोण के लिए दर्शा रहा है और यह धनात्मक कोण के लिए दर्शा रहा है। अब चलिए हम लोग अगले अपने टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं समस्थित कोण क्या कहलाता है, को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। ऐसे कोण जिनकी आदि किरण या प्रारंभिक किरण कह सकते हैं तथा भ्रामक किरण की स्थिति एक ही हो, समस्थित या समपादीय कोण कहलाते हैं। चलिए समझिए, यहाँ पे मैं यहाँ पर कोण बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक कोण बनाएगा, ठीक है, दूसरा कोण मैं यहाँ पे इस तरह से बनाता हूँ, दूसरा कोण यही है, बस इसको एक बार रोटेट करके फिर से यहाँ ला देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे यह कोण इस तरह से बना है, मान लीजिए 60 डिग्री का कोण बना है, और यही कोण ये 60 डिग्री का ही बनाए हैं, लेकिन इसमें क्या किए, एक बार रोटेट कर दिए हैं, तो यहाँ जो कोण बनेगा वह कितना हो जाएगा, तो 360 जुड़ जाएगा 60 में, यानी 420 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो देखिए आपका समस्थित कोण होता क्या है कि ऐसा कोण जिसके आदि किरण यानी कि प्रारंभिक किरण और भ्रामक किरण, आदि किरण और भ्रामक किरण की जो स्थिति हो एक ही हो, दोनों की स्थिति एक ही है लेकिन कोण भिन्न भिन्न है ना जी, तो ये दोनों कोण समस्थित कोण कहलाएंगे, समस्थित कोण कहलाएंगे। क्योंकि देखिए इसका प्रारंभिक किरण और यह भ्रामक किरण, इसमें प्रारंभिक किरण और भ्रामक किरण दोनों की स्थिति एक ही है, यहाँ से यहाँ तक जो कोण बना है 60 ही बना है,
लेकिन ये रिवॉल्वेशन के कारण इसमें 360 बढ़ जा रहा है। तो यह दोनों कोण क्या कहलाएंगे? समस्थित कोण। तो अगर धनात्मक कोण होंगे तो उनका समस्थित कोण निकालने के लिए 360 n इंटू 360 और प्लस में थीटा कर देना। अब n के जगह आप 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। जैसे इसी को निकाले हैं तो देखो मैं n के जगह 1 रखता हूं और प्लस थीटा की जगह 60। इसका हम लोग समस्थित कोण निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? तो 360 में 60 जुड़ जाएगा तो आपका 420 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अगर 2 रख दूंगा तो 2 गुना 360 प्लस 60, अगला समस्थित कोण इसका निकल जाएगा। ये इसमें से गुना करेंगे 720 आएगा, है ना, और 720 में 780 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे इसके समस्थित कोण निकाल सकते हैं। इनकी जगह 1 2 3 4, और अगर ऋणात्मक कोण होगा तो उसके लिए हो जाएगा -n इंटू 360 और माइनस में थीटा। ठीक है, ऋणात्मक अगर कोण होगा तो उसके लिए यह होगा समस्थित कोण निकालने का तरीका। समझ गए? अच्छा, अगर हम लोग कोण के संकेत की बात करें तो कोणों के लिए हम लोग बहुत सारे संकेत यूज करते हैं। हम लोग पहले भी देख चुके हैं क्लास 10 में कि अल्फा, बीटा, गामा, इसे डेल्टा बोलते हैं, फाई, ये सारे संकेत हम लोग यूज करते हैं। साथ ही साथ हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए बी सी डी कोण के लिए यह भी यूज करते थे। तो हम लोग कोणों को दर्शाने के लिए हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, है ना। कोणों को दर्शाने के लिए उनके संकेत हम लोग ये सारे संकेत का यूज करते थे हम लोग क्लास 10 से ही। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो बात करेंगे हम लोग कोणों के माप की पद्धतियां। कोणों की माप की पद्धतियां, एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या सिस्टम है उसके बारे में बात करने वाला है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। किसी कोण के माप करने की निम्नलिखित 3 प्रचलित पद्धतियां, हमारे पास 3 प्रचलित पद्धतियां हैं। कौन कौन सी पद्धतियां हैं? पहला है षट दशांशक पद्धति, सेक्सेजेसिमल सिस्टम। दूसरा है शतांशक पद्धति, सेंटेसिमल सिस्टम। और तीसरा है वृत्तीय पद्धति, सर्कुलर सिस्टम। इसे हम लोग रेडियन पद्धति भी कहते हैं, रेडियन पद्धति। तो एक एक करके सभी सिस्टम्स के बारे में, रेडियन सिस्टम, शतांशक पद्धति, है ना, और षट दशांशक पद्धति, इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आपके चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए तो देखते हैं षट दशांशक पद्धति क्या कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी पद्धति भी कहते हैं। चलिए देखते हैं ब्रिटिश सिस्टम या सेक्सेजेसिमल सिस्टम। कोण माप की इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग को एक अंश या एक डिग्री कहते हैं। समझिए, हम लोग क्या करते हैं कि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है, और जिसे प्रत्येक को हम लोग एक डिग्री के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एक डिग्री के नाम से जानते हैं। समझिए, एक समकोण में कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री। यह हमें पता है, ये हम लोग पहले से भी जानते थे। एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिग्री। यानी कि एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, प्रत्येक अंश या प्रत्येक डिग्री भी कह सकते हैं, प्रत्येक एक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता है। एक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है और उसको मिनट के नाम से जाना जाता है। यानी हम लोग यहाँ से समझ गए कि एक डिग्री में 60 मिनट होता है। एक समकोण में 90 डिग्री और एक डिग्री में 60 मिनट, और एक मिनट, प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग को 1 सेकंड कहते हैं। एक डिग्री में कितना सेकंड होता है? तो 60 सेकंड, 60 बराबर भागों में जाना, और प्रत्येक को हम लोग सेकंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने सीखा कि एक समकोण में 90 डिग्री, एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री लूं और मैं इसे चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि 89 डिग्री, तो इसमें से 1 मिनट निकल गया, एक डिग्री निकल गया, 1 डिग्री कम हो गया, तो 1 डिग्री को हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे 59 मिनट और 60 सेकेंड। समझिए, 60 सेकेंड है, 60 सेकेंड में 1 मिनट,
1 मिनट इसमें जुड़ जाएगा तो यह भी 60 मिनट हो जाएगा, और 60 मिनट में 1 डिग्री तो यह भी आपका 90, यानी कि यह इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि एक समकोण में 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। किस सिस्टम में? अंग्रेजी सिस्टम में, ब्रिटिश सिस्टम में, या सठ दशाशक सिस्टम में। समझ गया? तो ये चीज आपको याद रखना होगा, इसका यूज हम लोग चैप्टर में करने वाले हैं। और हम लोग यहाँ इसका यूज देखे भी होंगे। वैसे आप कोई मूवी वगैरह देखते हो तो उसमें हेलीकॉप्टर उड़ा रहा या प्लेन उड़ा रहा, जो पायलट होता है वह कहता है कि मैं नॉर्थ ईस्ट में इतना डिग्री, इतना मिनट और इतना सेकंड पे उड़ रहा हूँ। तो वो अपना क्या बताता है? लोकेशन बताता है, ताकि उसको ट्रैक किया जा सके, उसका पता लगाया जा सके वो कहाँ पे है, इसकी स्थिति को पता लगाया जा सके। है ना? आप सुने होंगे बहुत सारे मूवियों में कि मैं इतना डिग्री, इतना मिनट और इतना सेकंड में ईस्ट वेस्ट, है ना, वहां कर देगा कि नॉर्थ ईस्ट में उड़ रहा हूँ, या फिर जो भी है अपना एक डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो वहां पे इसका यूज होता है, आप देखे होंगे। चलिए अगला देखते हैं, शताशक पद्धति, सेंटेसिमल सिस्टम। कोण की माप की इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग को एक ग्रेड कहा जाता है। चलिए देखिए समझिए, एक समकोण कितने के बराबर होता है? तो 100 ग्रेड के बराबर होता है। इसको ग्रेड पावर में जी दे दिए तो इसको ग्रेड पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक समकोण में कितना ग्रेड होता है? 100 ग्रेड, और प्रत्येक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, और प्रत्येक भाग को मिनट कहते हैं। यानी कि एक ग्रेड को कितने बराबर भागों में बांटेंगे? 100 बराबर भागों में बांटेंगे, और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? मिनट कहलाता है। यानी कि हमें यहाँ से ये पता चला कि एक ग्रेड में 100 मिनट होता है, और प्रत्येक मिनट को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, यानी कि इस मिनट को भी 100 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, और प्रत्येक भाग को सेकंड कहा जाता है, यानी कि एक मिनट में 100 सेकंड होता है। अब ये मैथ, ये उसकी बात नहीं हो रही है, घड़ी में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ये नहीं समझना कि सर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, वो बात हो ही नहीं रही है। यहाँ पे हम लोग एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि शताशक पद्धति में एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर होता है, और एक ग्रेड 100 मिनट के, और एक मिनट 100 सेकंड के बराबर होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, अब जो अगला सिस्टम है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा लंबा चलेगा। रेडियन सिस्टम जो है, वृत्तीय पद्धति जो है, वो थोड़ा लंबा चलेगा, तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसको मैं यहीं पे इन करता हूँ, टाइम भी हो चला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।